सो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास। हमारे भारत देश में संविधान कैसे बना, संविधान के पहले कैसे ब्रिटिश कंपनियों ने और कैसे ब्रिटिश क्राउन कंपनियों ने हमारे भारत देश पे संप्रभुत्व अपना बना के रखा था, उन सब का आज हम देखेंगे। और इस लेक्चर में हम भारत का संवैधानिक विकास अच्छी तरीके से एकदम कंप्लीट करेंगे, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप केवल सुनते चलना, बस एक एक शब्दों पे जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, भारत का जो है संवैधानिक विकास होता कैसे है, बहुत ध्यान से सुनना आप, चाहे आप ईयरफोन लगा के सुनो चाहे जैसे सुनो, लेकिन सुनो। भारत का सबसे पहले संवैधानिक विकास होता कैसे है। सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ दो कंपनियाँ थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी ब्रिटिश क्राउन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनका अलग अपना वो चार्टर एक्ट लेकर आए थे, और जो ये क्राउन वाली कंपनियाँ थी इनका अलग हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे, इनका याद करने का ट्रिक है आर पी और 4C। RP 4C, तो आर से हो गया कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट आर, और पी से ब्रिटिश इंडिया एक्ट RP, और 4C 4C मतलब चार्टर एक्ट वाले। कौन कौन, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। पहला 1793, फिर 1813, फिर 1833, उसके बाद 1853। ये हो गया आपका चार्टर एक्ट। मतलब हमारे देखो, हमारा जो भारत देश का संवैधानिक विकास हुआ, ये दो कंपनियां पहले आई थी इसमें। एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी आई थी ब्रिटिश क्राउन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या बताया हमने आपको, PR 4C, यानी सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट RP, रेगुलेटिंग एक्ट 1793, फिर ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, दो हो गया। उसके बाद 4C मतलब चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, जिसमें आता है 1793, 1813, 1833 और 1853। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आती है हमारे ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसे, ब्रिटिश क्राउन में क्या होता है, हमारा भारत शासन अधिनियम ये जो आया था, ये सारे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जैसे सबसे पहले आया था भारत शासन अधिनियम 1858 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आया था। भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था। सुनते जाना, मैं सब याद करा दूंगा, केवल अभी आप सुनो बस। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 आया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। ये किसके अंतर्गत आया था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अभी हम आपसे पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट किसके तहत आया था, तो आप क्या बताओगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर रेगुलेटिंग एक्ट आया था किसके तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जब मैं आपसे कहूँ भारत शासन अधिनियम किसके तहत, 1935 किसके तहत आया था, तो आपने क्या बताना है कि सर ये जो आया था ये ब्रिटिश के तहत आया था। इतना जानकारी आपको क्लियर रखना है, इसमें भूलना नहीं है। अभी इतनी ही तक, चलो ठीक है। संविधान होता क्या है, संविधान क्या होता है, संविधान होता है कोई देश की जो शासन व्यवस्था है वो कैसे चलती है, ये हमारी होती है संविधान। हमारे संविधान में चूंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धनतंत्र, मतलब ऐसी क्राइसिस जिसमें बाय पीपल के द्वारा जो होती है वो लोकतंत्र में आती है। तो हमारे देश में कौन सा लोकतंत्र हो गया, ठीक है। फंडामेंटल लॉ कहते हैं किसी भी संविधान को, जनता के विकास के लिए, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, टू द पीपुल, इलेक्टेड बाय द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल। याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह एक क्रमिक विकास का परिणाम रहा जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और दूसरा ब्रिटेन जो क्राउन वाला था, ये ब्रिटेन के टाइम पे, एक ईस्ट इंडिया के टाइम पे, दूसरा ब्रिटेन। तो देखो, भारत में जो ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे, किसमें, 1600 ईस्वी में कौन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना। तो क्या हुआ इसमें, महारानी सॉरी एलिजाबेथ थी। उन्होंने क्या कहा, चार्टर एक्ट के द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ था। कंपनी जिनके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थी, 1765 में इन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का मतलब यहाँ पे राजस्व और दीवानी दोनों से है, न्याय के लिए प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। किसके द्वारा, महारानी एलिजाबेथ। सबसे पहले कौन सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई, 1600 ईस्वी में आई, ठीक है, याद किए रहना इतना। तो जिस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसी समय क्या हुआ, इन्होंने एक आदेश कानून पत्र जारी किया कि कंपनी के शासन पर जो नियंत्रण रखेंगे वो धीरे धीरे इन्हें ही रखेंगे। कैसे रखेंगे, इनका ही रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का। अब हम आपको एक एक करके एक्ट बताते जाएंगे, उस एक्ट में क्या हुआ वो बताते जाएंगे। आप केवल ध्यान से सुनना, बस मैं फिर बार बार रिपीट करूँगा, अगर ध्यान से सुनना। आप मत देखो वीडियो, लेकिन ध्यान से सुनो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ रेगुलेटिंग मीन्स हाउ टू बी रेगुलेट, मतलब द फर्स्ट एक्ट दैट द ईस्ट इंडिया कंपनीज डिसाइड हाउ टू बी रेगुलेट द
कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संविधान में महत्वपूर्ण स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश स्थापित प्रयास किया। अच्छा, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ और गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 में एक्ट को इतने संज्ञा दी गई। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश कंपनी के व्यापारियों को निजी मामला नहीं माना जाता था। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने और निर्देश देने का पूरा अधिकार है। हमारा जो भी इसमें आवश्यक कानून बनाएंगे या निर्देश देंगे, इसका पूरा अधिकार किसके पास है? ब्रिटिश के पास है, संसद के पास। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ थे। किसने दिया? एलिजाबेथ ने, याद रखना भैया। अब देखो भैया, इंग्लैंड में जो होता है वो दो संस्थाएं थी उस समय जो इन सारी चीज़ों कंपनियों पे नियंत्रण रखती थी। एक थी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी थी हमारी कोर्ट ऑफ प्रोपेरियोटर्स, मतलब एक निदेशक मंडल और दूसरा हितधारकों का मंडल। मतलब एक जो था वो ऑर्डर देता था और दूसरा वेलफेयर के बारे में सोचता था, याद रखना इसको। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत गवर्नर के जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसकी सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति गठित, जिसके अंतर्गत पहले गवर्नर, इसके पहले गवर्नर कौन थे जो इस मतलब प्रिसाइडिंग मेंबर के रूप में थे? उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल गवर्नर अधीन हो गए, जबकि इसमें पूर्व प्रेडिशियो गवर्नर एक दूसरे थे। इसमें क्या क्या आ गया आपका? मद्रास आ गया, मुंबई आ गया और बंगाल। मुंबई नहीं बोलना चाहिए, बम्बई उस समय बोला जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 में, ध्यान से सुनना, इस अधिनियम के अंतर्गत 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक जो मुख्य थे और 3 सबॉर्डिनेट थे। सर एलिजा इम्फे वॉज द फर्स्ट मुख्य, ये इनके क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्फे कलकत्ता स्थित उच्च न्यायालय में, कहाँ पे था? कलकत्ता में। और एवं चैम्बर्स लिमेंस्टर हाइट 3 अन्य न्यायाधीश। एक चैम्बर्स, ऐसे याद करो इसको, CLH चाइल्डहुड से, लिमेंटर, चैम्बर्स हो गए, लिमेंटर हो गए और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में कहे कि भाई निजी व्यापार नहीं करना है, कि मतलब आप हमें इतने रुपए दे दो मैं कर देता, ऐसे कुछ नहीं करना। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब भाई हम रेगुलेट कर रहे हैं तो आप सारी जानकारी तो हमें दोगे ही ना। अगर आप हमें जानकारी नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे रेगुलेट करना। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको इतनी जानकारी मिलती है। एलिजाबेथ के टाइम पे आया था, जब ये आया उस समय गवर्नर था। सबसे पहले तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और था तो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में की गई तो पहले सुप्रीम कोर्ट का इनका मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्फे थे। इनके साथ में और कौन था? तो इनके साथ में चाइल्डहुड से याद रखो, CLH से, एक चैम्बर्स, दूसरा लिमेंटर और तीसरा हाइड, ये 3 इनके साथ में थी। इसमें 2 बोर्ड था, ठीक है, इसमें 2 बोर्ड था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा कोड ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बहुत ध्यान सुनना। इसमें क्या हुआ? यह एक क्राउन था, ब्रिटिश ताज था। ब्रिटिश ताज क्या था? पहला वैधानिक दस्तावेज। वैधानिक दस्तावेज का मतलब जो लीगल एक डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट, देखो इसमें कौन आ गया? विलियम पिट्स इंडिया एक्ट है ना, वो रेगुलेटिंग था। उसमें कौन था? गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया, वारेन हेस्टिंग। लेकिन इसमें कौन आ गया? आपका पिट। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति कार्यों को अलग, मतलब व्यापारिक और प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आपका ट्रेड, दोनों को अलग अलग कर दिया। भाई ऐसे नहीं होगा। उसमें क्या था कि आप देख रहे थे, लेकिन इसमें अलग अलग कर दिया। राजनीतिक क्रियाकलाप और सैनिक और सैनिक व्यापारिक कार्यों कंपनी के निदेशक के हाथों में दे दिया। जो व्यापारिक था, व्यापार वाले काम थे, इसको जो है कंपनी के निदेशक, मतलब जो वहाँ के हेड थे, HOD, उनको दे दिया। लेकिन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, मतलब जैसे सैनिक वगैरह, इसका जो है उन्होंने 6 सदस्यीय का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, एक मेंबर बनाया, कहा कि इसको जो है इनको दो। ये देखेंगे कैसे इनको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। इन 6 मेंबर का काम कैसे होता है? एक तो आपका चांसलर होता था, जो चांसलर मेन चांसलर होता था, दूसरा राज्य सचिव, 4 सदस्य। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो इसमें देखो,
कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल, यह इस 18 नंबर नहीं, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, ठीक है। अभी तक 4 थे, अब कितने हो गए, 3 हो गए। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। पिट्स के टाइम पे आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ, इन्होंने दोनों पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अलग कर दिया, निदेशक का कंपनी निदेशक देखेगी और उसका अलग कर दिया, दोनों का अलग कर दिया, और इसमें बाकी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था, ठीक है। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब पहली बार इसमें ब्रिटिश ने अपना पावर झोंका कि भाई मैं मेरा पावर है। और दूसरा इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी कार्य और उसके प्रशासन को पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया कि अब ब्रिटिश इसको जो पहले तो रेगुलेट करने के लिए लाई, लेकिन पिट्स इंडिया में उनको पूरा अधिकार मिल गया था। अभी आ जाओ 1773 आपने कंप्लीट कर दिया, 1784 आपने कंप्लीट कर दिया, अभी आ जाओ 1786। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। अभी जो गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, अगर निदेशक कोई मामला सुनाता है तो उसको वो रद्द भी कर सकता है, उसका खुद का पावर है गवर्नर जनरल को। ये किसमें है, 1786 में, 86, अच्छा गवर्नर जनरल अब कर सकता है ये चीज़। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस से अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, जैसे मैं आपको कहूँगा अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं उसको लाएंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले ये अधिकार मिला कि अभी जो है निदेशक मंडल और उनके जो सदस्य गवर्नर जनरल है वो चीज़ों को डिक्लाइन भी कर सकता है और अपनी जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी तरफ से। इस अधिनियम, ठीक है, ये हो गया 1786, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं 1786 में। बस ये देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिनको गवर्नर जनरल का ये पावर दिया गया कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। अभी आ जाओ चार्टर एक्ट 1793। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी 20 वर्षों के लिए इन्होंने व्यापारिक अधिकारों को बढ़ा दिया है तथा नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। अभी जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको भारत के राजस्व से वेतन देंगे। मतलब जस्ट थिंक अबाउट द कैसे, मतलब उनकी ब्रेन कैसे काम करता था अंग्रेजों का। उन्होंने पहले तो शासन किया धीरे धीरे, उसके बाद वहाँ पे नियंत्रण, पहले 2 बोर्ड बैठा है, जब उनको लगा कि नहीं यार यहाँ से कंट्रोल करना आसान नहीं तो वहाँ पे नियंत्रण मंडल बैठा दिए। उसके बाद गवर्नर जनरल को बैठा दिए कि भाई अब आपके पास शक्ति, आप इसको देखो। मतलब कि in a democratic country power sharing is the major part. Powers, without power sharing there is no definition of the democratic can be fulfilled. तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, अभी गवर्नर जनरल को अपने पावर दे दिया कि आपने इनको देखना है। लेकिन फिर 1793 में उन्होंने क्या किया कि अब जो ये उनके एचओडी बनाएंगे उनका पैसा ये भारत के राजस्व से देंगे। मतलब देखो ये होता है कि किसी कंट्री को रूल करने से मतलब वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पकड़ना है, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों प्रशासन नियम रखे सभी कानूनी नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया। अभी उन्होंने बता दिया कि मैं कुछ नहीं देखूंगा भाई, अभी न्यायालय भी बन चुका है, एलिजा एमपी आ गए हैं, उसके बाद सीएलसी भी आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं, अभी मैं कुछ नहीं देखूंगा, आप अपने हिसाब से नियम बनाओ, कानून बनाओ। अभी शक्ति इन्होंने गवर्नर जनरल को भी दे दी। लॉर्ड डलहौजी भी हैं, उधर कॉर्नवालिस भी हैं, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस भी हैं, वारेन हेस्टिंग भी। अभी आप देखो कैसे, देखो उन्होंने मतलब छोड़ रहे हैं कि आप देखो, ठीक है। ये हो गया 1793 केवल यही इतना है, ठीक है, राजस्व से वेतन देंगे। आ जाओ 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त मतलब अभी एकाधिकार जो था वो खत्म हो गया। कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, अभी आप करो। किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। चाय और चीन पे छोड़ो, बाकी इसको ऐसे याद रखो, 3 चाय चीन 3। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। मतलब अगर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास की सरकार ने जैसे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की है तो उसको पहले ब्रिटिश अनुमोदन करेगी तभी आगे बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना, ये पॉइंट अच्छा है। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधेयक लागू नहीं किया। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य है। बहुत अच्छी बात है, देखो मतलब पहले तो वहाँ पे गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिए, ठीक है। उसके बाद निदेशक मंडल कह के आप कंपनी का निदेशक मंडल वही देखेगा, लेकिन अभी इनको चुनने का भी शक्ति दीजिए। लेकिन इस पे जो
अब फाइनली जो इसमें सबमिट मुहर लगाएगी वो कौन लगाएगी, ब्रिटिश क्राउन लगाएगी। अभी भी पावर अपने हाथ में होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय राजस्व में नियंत्रण करने का अधिकार थे, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का प्रभुत्व को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिए। इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार में 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि व्यय का प्रावधान दिया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया। और इन्होंने ये भी बताया कि शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, ठीक है। ये 1813 में केवल ये इतना था, एकाधिकार चाय चीनी मिशनरी, ठीक है। आगे चलो, 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसमें, 1833 में। 33 मतलब 13 ही पूरा है, 13 ही पूरा है, मतलब कि अभी जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत को देखेगा। अब भाई पूछेंगे बंगाल क्यों, क्योंकि बंगाल सबसे ज़्यादा समृद्ध है, जिसमें सभी नागरिक एवं सहन शक्ति नहीं थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो भैया कौन थे ये, तो ये थे भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अभी देखो वारेन हेस्टिंग को वहाँ पे लगाए, कॉर्नवालिस को वहाँ पे लगाए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक को कह दिया कि भाई अभी तुम बेंटिक पूरा देखो। इसने मद्रास और बम्बई गवर्नरों को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया। अब इससे क्या हुआ भैया, कि जो मद्रास और बम्बई में चार्टर एक्ट के तहत लाए थे कि भाई आप कंपनियों का आप देख सकते हो, अभी वो हट गए, क्योंकि अभी गवर्नर जनरल आ गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश देश में विधायी का सीमित इतना नियामक कानून बनाने के कहा गया। कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय, एडमिनिस्ट्रेटिव, अब सारा गवर्नर जनरल के पास ही आ गया, ठीक है। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उनके उत्तराधिकारी नियंत्रण में चले गए। राजशाही मान सकते हैं, राजशाही मान सकते हैं भाई। अब चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया। किसने किया, 1833 का चार्टर एक्ट, मतलब 33 लोग अब जो है सिविल सेवक, बहुत कम लोग बनते हैं ना, 33 लोग मान के चलो कि अब सिविल सेवक में बैठ सकते हैं खुली। अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया कि रंग, जाति तथा धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा में भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय और रोजगार प्राप्त वंचित नहीं किया जाएगा। अब आपसे हमारा प्रश्न ये है कि बताओ हमारे संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि अगर लोक अवसर में कोई भी पदोन्नति या कोई भी अवसर निकलता है तो उसमें हम धर्म, जाति, लिंग इसका निर्धारण ना करके सभी के लिए एक समान रूप से हम उसको बाहर निकालेंगे, उसको हम अपडेट करेंगे। बताना इसको। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का नहीं भाई ऐसे मत करो, आपकी ये जो है सिविल सेवक ये वो, उसको तो उसके चक्कर में समाप्त कर दिया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के पर्सन में प्रथम विधि। अब बताओ गवर्नर जनरल तो बना दिया, लेकिन कानून की अगर जानकारी नहीं है फिर कैसे होगा। तो इनकी कानून की जानकारी के लिए पहला विधि आयोग बना। पहले विधि के सदस्य के रूप में कौन आया, लॉर्ड मैकाले। वही लॉर्ड मैकाले जिन्होंने संहिता दी थी अपनी यहाँ, दंड संहिता आईपीसी जिनके नाम पे, लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। उन्हें केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। ये भी याद रखना कि लॉर्ड मैकाले जो है केवल बैठ सकते थे वहाँ पे, मतदान नहीं कर सकते थे। यही चीज़ें आज भी अपने यहाँ है कि मुख्य न्यायाधीश जो है सदनों में आके बैठ सकता है, लेकिन वहाँ पे मतदान नहीं कर सकता। विधायकों के संशोधन करके गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार मिल गया। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन कब किया गया भैया, 1834 में किया गया, 4 सदस्य। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा मतलब कौन सी प्रथा, जो हमारे दासी होते थे दूसरे के। अंततः 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। अभी देखो क्वेश्चन 2 बन गया, दास प्रथा को कब समाप्त किया गया, 1843 में। दास प्रथा को किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया, 1833 के तहत। दास प्रथा समाप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य था, यही 4 सदस्यीय आयोग। अभी आ जाओ 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से लेकर 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम चार्टर अधिनियम था। कौन सा था, 53 मतलब अंतिम। इस अधिनियम के क्या किया, विधायी 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 12 सदस्य, देखो धीरे धीरे कैसे कैसे अपन बना रहे हैं। अभी ये 12 सदस्य बना लिए, ठीक है। अभी 12 सदस्यों को अलग अलग क्षेत्र दे देंगे कि आपका ये क्षेत्र है, आपका ये क्षेत्र है। देखो क्षेत्रीय लागू कर परिषद की इस शाखा छोटी
छोटी संसद की तरह कार्य किया। अभी देखो ये कैसे एक ड्रा फिगर अपने दिमाग में बनाओ कि कैसे कितने मतलब उस समय इनका दिमाग कितनी तेज चल रहा होगा कि कैसे ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव। अभी देखो गवर्नर जनरल की जो परिषदें हैं उसमें 6 सदस्य थे, लेकिन इन्होंने ये देखा कि बंगाल, मद्रास और बम्बई ये ऐसे क्षेत्र भैया सबसे ज़्यादा संप्रभुत्व संपन्न है, यहाँ से 3 सदस्यों को यहाँ से चुन के लाओ। तो इन्होंने क्या किया कि 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा भी शामिल था। आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियमित बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। पूरा एकदम अपने माइंड में लेके चलो कि लोकसभा, वो राज्यसभा, वो एक्ट लाया, वो बिल लाया, लोकसभा में जगह जगह से मेंबर आए, वहां अपनी समस्या लेकर आए, लेकिन बिल तभी पास होगा जब राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे। वैसे डिक्टो यहाँ पे चल रहा है। ऐसे विधियों पर गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। वीटो, पॉकेट वीटो, जो वीटो हमारे राष्ट्रपति के पास है वो। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो बंगाल के कार्य हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बना दिया। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्व सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी, अभी देखो अभी सीधी भर्ती नहीं, अभी प्रतियोगी भर्ती करा दिया। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया 1833 में। 1833 में काफ़ी काम हुआ। जिससे सबसे पहले 1833 में 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन हुआ। उसके बाद बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा 6 में से 4 यहाँ से रहेंगे, 2 अलग से रहेंगे। वीटो का इसमें बताया गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिए। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की पूर्व सदस्य बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा का, महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का भी यहाँ से कर दिया। अब देखो भारत शासन अधिनियम 1858 क्या कहता है। सन 1858 के पश्चात ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। 58 में 57, चूंकि 1857 में हमारी जो है क्रांति हुई थी। ठीक है, 1857 में जो भी 1857 का जो विद्रोह था, तो ये 1858 में सोचे क्यों ना कुछ ऐसा करें कि जो 1857 जैसी क्रांति फिर कभी ना हो। इसके लिए इन्होंने सोचा। तो क्या सोचा देखो, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए किस चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल का हटा के भारत का वायसराय किया गया? तो आप कहेंगे सर 58। किसके? 58। ठीक है, कर दिया गया। यह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। प्रत्यक्ष प्रतिनिधि लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अभी आप शुरू से एकदम बताओ, सबसे पहले कौन आया? कॉर्नवालिस को उन्होंने लगाया देखने के लिए। वारेन हेस्टिंग आए। वारेन हेस्टिंग के बाद विलियम बेंटिंग आए गवर्नर जनरल। लेकिन भारत का पहला वायसराय भी कौन बन गया? ये आ गया आपकी। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग वायसराय, कैनिंग था, ये कनिंग था, चतुर था, तो इसको कह के जाओ तुम वायसराय बन जाओ। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को समाप्त कर दिया। अच्छा, नियंत्रण दोनों को लाया गया और समाप्त कर दिया कहाँ? 1858 में। ठीक है, 13-53-58। अब इसमें एक देखो, चूंकि क्रांति हुई थी तो क्रांति से इनको डर लग रहा है, और क्रांति हम जैसे नौजवान ही ले सकते हैं। अगर युवा के अंदर अगर ये विचार नहीं है, ये भाव नहीं है कि हमें देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र के लिए समृद्ध होना, राष्ट्र प्रेमी बनना है, हमें राष्ट्र को अपने आगे ले जाना है, हमेशा क्रांति किसी भी राष्ट्र में कोई भी क्रांति आप उठा के देख लो, वो युवाओं से ही क्रांति आती, युवाओं के विचारों से क्रांति आती, नए विचारों से क्रांति आती। रिफॉर्मिंग युवा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो एक नए पद भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1858 में। इस परिषद का मुख्य कार्य भारत सचिव को परामर्श देना, सहायता देना था। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। मानना पड़ेगा भाई। अन्य सभी विषयों पर उनकी राय को मानने से इनकार कर सकता था, लेकिन अर्थव्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएं और भारत सचिव। अखिल भारतीय सेवाओं का हेड कौन होता है बताना कमेंट बॉक्स में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी की घोषणा को भारतीय शिक्षित वर्ग ने अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा। 1 नवंबर 1858। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका
58 में क्या क्या काम हुआ? 58 में सबसे पहले कि इन्होंने जोर दिया कि 1857 के जो है विद्रोह को रोकना, महारानी विक्टोरिया के अधीन चल गया, गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए भैया, और निदेशक मंडल और निदेशक जो द्वैत शासन का था इसका अंत कर दिया, ठीक है। उसको भारत के राज्य सचिव बना दिए। अब राज्य सचिव जो 15 सदस्यों का, कोई भी चीज़ होती है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है कोई चीज़ या अखिल भारतीय सेवा, तो पूछना जरूर है, बाकी इनकार कर सकते हो, इसको इनकार नहीं करना। अभी ये डर गए थे युवाओं की शक्ति और क्रांति से। चलो अभी आ जाओ भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में 2 कारणों से विशेष महत्व रखा जाता है। कौन कौन भैया? पहला था, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग, अब विधायी कार्यों में भारत आ गए, ठीक है, विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं। और प्रांतीय विधानसभाओं को विधि निर्माण करने का अधिकार दे, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता का, अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, वो भी अपना एक वो बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेन है उसमें भारत के भी सदस्य की अनुमति दे दी है, ये हो गया। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए इनमें विधि विशेषज्ञ के रूप में 5वां सदस्य शामिल कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को, ठीक है, केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य होते हैं। 6 में से मैंने आपको बताया था कि 4 जो होंगे वो कहाँ से होंगे? बंगाल, मुंबई, आगरा और एक आप कमेंट बॉक्स में तो अधिकतम 12 सदस्य इतना। तत्कालीन लॉर्ड कैनिंग 1862 में केंद्रीय परिषद में इतने पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनागर सिंह और सर दिनकर राव ये उसमें शामिल हुए थे, याद रखना। आपसे पूछ सकता है पटियाला के राजा कौन थे? महाराज सिंह, और बनारस के देवनारायण। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। किसने शुरू की? लॉर्ड कैनिंग ने। किसकी? पोर्टफोलियो सिस्टम था क्या? इसको बताना आप हमें कमेंट में, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या। इस अधिनियम के अनुसार बम्बई और मद्रास की विधान परिषदों को कानून बनाने, उसमें संशोधन करने की शक्ति मिल गई। अभी देखो, इनको शक्ति दे दी गई कि आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। आपातकाल में 6 माह पर, अच्छा, गवर्नर जनरल अध्यादेश भी पारित कर सकता है, लेकिन जो आपातकाल है वो 6 माह तक ही प्रभावी रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। उपर्युक्त विशेषताओं का होते हुए भी संधि में निम्नलिखित कमियां थी। कमियां क्या क्या थी भैया? विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी। जो गैर सरकारी, न तो प्रश्न पूछ सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न बजट पर चर्चा कर सकते हैं। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। मतलब आप अच्छी चीज भी ला रहे हो तब भी वीटो लगा देंगे, ठीक है। ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। मतलब कुल मिला के ऑटोक्रेसी ही चल रहा है, ठीक है। ये ऑटोक्रेसी भी चल रहा है भाई, हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। भारत परिषद अधिनियम आता है 1892 में, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अभी क्या इन्होंने क्या किया? प्राइवेट लोगों को और बढ़ा दिया। देखो, हर जो इनका अधिनियम आ रहा है ना, उसमें कुछ ना कुछ ये काम कर रहे हैं अच्छा। यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। भाई क्यों रहेगा अभी बताओ? क्योंकि मान लो वीटो पे या कोई वो सम्मति आ गई तो इसलिए। केंद्रीय विधानसभा के अतिरिक्त मंडलीय सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16, इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। अधिक 10 या 16 में से 10 होंगे। इस अधिनियम से गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष किसके चुनाव में होता बताना? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि हुई। अब सदस्यों की आर्थिक नीति बजट का बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन अभी भी मतदान का अधिकार नहीं दिया। अभी आप बहस कर सकते हो, लेकिन मतदान, अभी आप हमें बताओ बजट किस आर्टिकल में है? 110 में क्या है, 111 में क्या है, 109 में क्या है, 123 में क्या है बताना। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं में भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। निर्वाचन पद्धति का आरंभ कहाँ से होता है? याद रखना 1892 से। इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी, प्रत्यक्ष गैर सरकारी नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल द्वारा निर्वाचित किए जा सकते हैं। अभी हमने बताया 110 में आपका मनी बिल, 123 में अध्यादेश, 112 में आपका बजट। भारत परिषद अधिनियम आता 1909। 1909 मार्ले मिंटो, 1909 मार्ले मिंटो। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम, इस अधिनियम मार्ले मिंटो जो था इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया। लॉर्ड मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास की युगांतर घटना कहा भाई, युगों युगों तक ये बात याद की जाएगी। आइए देखते हैं मार्ले मिंटो ने क्या किया। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के 1892 में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए 1909 में मार्ले मिंटो जी प्रयास किए। देखते हैं, इस दूर करना था भारत में बढ़ती उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था, कि भारत में जो उग्रवाद बढ़ रहा है और राष्ट्रीय ये क्रांति, इसको कैसे दबाया जाए। मार्ले मिंटो को देखो इनका, आइए देखते हैं इनकी क्या विचारधारा थी।
इन्होंने क्या किया, केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी। किस लिए किया भाई, जबकि प्रांतीय विधानसभा उनकी संख्या अलग अलग थी, 16 से बढ़ा के 60 कर दी। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, परंतु प्रांतीय परिषद गैर सरकारी बहुमतों की अनुमति थी। ठीक है, पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, ये सब अलाउ कर दिए। कार्यपालिका परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का अधिकार कर दिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, याद रखना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट लॉ मेंबर। इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव व्यावसायिक एवं सांप्रदायिक हुआ। इस अधिनियम के पृथक चुनाव के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया, जिसके अतिरिक्त मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता भी कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। मार्ले मिंटो रिलीजियस सेग्रीगेशन में सबसे बड़ा हाथ मार्ले मिंटो का था। ये बंदा मुस्लिमों को खड़ा करो, मुस्लिमों के लिए चुनाव कराओ, ये कराओ, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को जन्म दिया। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, फादर ऑफ रिलीजियस सेग्रीगेशन, ठीक है, ये इन्होंने स्टार्ट की है। इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विद्यालय, जमींदारों अलग अलग न की। ठीक है, ये हो गया मार्ले मिंटो का, मतलब उन्होंने सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी, लेकिन मतलब सांप्रदायिकता को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी देखो इसका फल क्या होता है। अभी आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1919। 1919 के अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार आंदोलन भी कहते हैं। अभी आप बताओ गांधी जी का वो कौन सा आंदोलन था जिसमें मांटेगू चेम्सफोर्ड था, बताना इसको। क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारतीय सचिव मांटेगू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इनका मांटेगू चेम्सफोर्ड पड़ गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथाकथित प्रयास था। 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव लॉर्ड मांटेगू ने घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों को संकेत किए गए, भविष्य में कैसे सुधार कर सकते हैं। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन और प्रथम विश्व युद्ध आदि कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था पर की गई। ठीक है, समझ में आ गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ये देखो आ गया, द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद उच्च सदन रहेगा और विधानसभा निम्न सदन। देखो धीरे धीरे कैसे आ रहा है। ठीक है, राज्य परिषद सदस्यों की संख्या 60, ये तो पहले उन्होंने ही करके मिंटो नहीं कर दी थी, जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत होंगे, तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 144 सदस्य, जिनमें 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत थी, उनका कार्यकाल 3 वर्ष था। ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय काम किया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा अपनी अपनी सूचियों के आधार पर विधि बनाने का अधिकार था। समवर्ती सूची का देखो जिक्र कैसे आ रहा है। समवर्ती सूची अभी इन्होंने प्रांत का अलग, केंद्र का अलग कर दिया कि आप कितने विषय आप इस पे कानून बनाइए, आप कितने विषय आप इस पे कानून बनाइए। 1919 के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना करना था। देख लो, द मेन रीजन ऑफ 1919 एक्ट टू डायरार्की सिस्टम लाना। ठीक है, इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया कि मतलब राज्य सरकार का अलग। जैसे हम आपसे पहले समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची आई कहाँ है, समवर्ती सूची आई है आपकी कहाँ से आई, समवर्ती सूची आपकी लाई गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। समवर्ती सूची में क्या है कि इसमें देखो एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। संघ सूची पे कौन कौन बना सकता है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सूची पे राज्य गवर्नमेंट, समवर्ती सूची पे दोनों, उसमें राज्य भी वो भी बना सकता है, लेकिन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा अथॉरिटी रहती है। प्रांतीय विषयों का भाग आरक्षण न्याय आरक्षित विषयों का गवर्नर अपनी परिषद से क्लास करता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम देखते हैं साइमन आयोग। साइमन आयोग कब आया, 1927 में आया। कौन लाया, सर जॉन साइमन ने लाया। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 में 19 का जांच करना था कि देखते हैं इसमें क्या कमी है, उसको दूर किया जाए। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था, सारे अंग्रेजी थे तो भारतीयों ने इसका विरोध किया। द्वैध शासन को समाप्त करने, स्वास्थ्य प्रदान करना, राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र में अनुदायी शासन बनाया जाना। साइमन रिपोर्ट में प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने की तथा बर्मा को भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। साइमन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना। ठीक है, ये इसमें था, ये साइमन कमीशन में थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ भैया, भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले तो ये मील का पत्थर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसमें हुई, इसी में हुई। ठीक है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, देखो 1935 में। अभी ऐसे याद करो, टर्म को रिलेट करो, कब स्थापना हुई उसको 1935 में, तो 1935 में ही आ गया भारत शासन अधिनियम। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति। ठीक है, वहाँ उनकी समाप्ति कर दी।
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की किसने? भारत शासन अधिनियम 1935 ने। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार अर्थात दलित जाति, महिला और मजबूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था किसमें की गई? 1935 में। लोक सेवा आयोग, केंद्र में यूपीएससी और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। और दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग भी। संघीय न्यायालय 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय सर मॉरिस ग्वेकर ये पहले संघीय न्यायालय के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। किसको? 1935 अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अभी आ जाओ क्रिप्स मिशन। 22 मार्च 1942 में एक घटना होती है भारत छोड़ो आंदोलन में। क्रिप्स मिशन आया है, यह एक सदस्यीय आयोग था जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व ब्रिटिश सरकार तरफ भेजा गया। क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना कर जाती जिसकी स्थिति ब्रिटिश भारत के पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य होगी। इसमें ब्रिटेन संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी, ठीक है, भारत के लिए केवल। क्रिप्स संविधान सभा की स्थापना, केवल ये याद रखो। क्रिप्स मिशन का पूरा तात्पर्य क्या था? संविधान सभा की स्थापना, ठीक है। भारतीय संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य अन्य संस्थाओं की सुरक्षा हेतु एक संधि की जाएगी। जब तक नवीन संविधान कानून तब तक ब्रिटिश सरकार भारतीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। एक अंतरिम बजट आने से पहले जो सरकार होती है एक अंतरिम बजट बनाती है। सेम उसी प्रकार की इन्होंने भी कहा, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक क्रिप्स के तहत एक अंतरिम वो बनाएंगे जिसके तहत चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है भैया कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। किस लिए? क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग कर दी थी और दूसरा भारत की सुरक्षा पर एक खतरा था पाकिस्तान का मांग, ठीक है। वास्तव में औपनिवेशिक स्वराज के लिए कोई भी तिथि सुनिश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण अभी इन्होंने कुछ इसका क्लियरेंस नहीं दिया था क्रिप्स मिशन का कि भारत का कैसा क्या होगा, अंतरिम सरकार कब बनाएंगे, इसलिए ओल्ड डेटेड चेक इसको उन्होंने कहा। किसने कहा? महात्मा गांधी, दिवालिया बैंक का। क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण की स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लोग लीग ने भी इसका बहिष्कार किया, ठीक है। इसके बाद भैया आपका आ जाता है वेवेल योजना। वेवेल योजना कब आता है? 1945 में। यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने वाले भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जिस योजना की घोषणा की उसे क्या कहते हैं? वेवेल योजना नाम से जानते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था बना के रखना। वेवेल मतलब हम अच्छा कर देंगे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा। परिषद में स्वर्ण हिंदुओं और मुस्लिमों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। बहुत ध्यान सुनना, वेवेल योजना। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल को वीटो का, यही एक चीज़ है, अंतिम सरकार बनेगी तो लेकिन वीटो का उनको हक नहीं दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा। और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन 1945 में वेवेल योजना जो 4 जून को हुई थी, इसके तहत उन्होंने कहा कि शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाएंगे। अभी देखना सर्वदलीय सम्मेलन में क्या होता है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया वहीं मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही। मतलब कांग्रेस का अखंड भारत, पाकिस्तान का जो है मुस्लिम लीग का पाकिस्तान, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो वेवेल योजना समाप्त हो गई। शिमला सम्मेलन क्या था? शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को आता है। शिमला में होने वाले एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। कब आया? 25 जून 1945 को आया। इसका नेतृत्व किसने किया? अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया। इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शिमला समझौता में कांग्रेस मुस्लिम लीग ने कहा कि मुस्लिमों का जो चुनाव होगा वो स्वयं करेंगे, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। किस लिए नहीं तैयार थी? क्योंकि उस समय ये चीज़ें सार्वजनिक तौर पर बाहर आ जाती कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रही, इसलिए उन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला इसी कारण था कि यहाँ पर भी शिमला सम्मेलन रद्द हो गया। अभी आप बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे कि क्या कारण था। वेवेल 4 जून 1945 को वेवेल, और ये जो 25 जून 1945 को जो शिमला कैसे क्यों रद्द हुआ? क्योंकि इसमें मतभेद के कारण कांग्रेस एक तरफ अखंड भारत और मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग, इसी चक्कर में दोनों रद्द हो गया। अभी अगला टॉपिक है हमारा कैबिनेट मिशन। आइए आप देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन कब आया? अभी देखो 4 जून 1945 को हमने वेवेल योजना कर लिया। उसके बाद 26 जून ही तो था, 25 जून 1946 को हमने क्या कर लिया?
शिमला समझौता कर दिया, कोई परिणाम नहीं निकला ना। अभी आ जाते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946 में, एटली के टाइम पे आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली के टाइम पे। क्लीमेंट एटली आपसे पूछूं मैं किस पार्टी से संबंधित थे, लेबर पार्टी से संबंधित थे, इसको याद रखना, ठीक है। उच्च स्तरीय कैबिनेट, कैबिनेट जो मिशन था ना, ये यही सबसे अच्छा प्रयास था इन अंग्रेजों का। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में तीन थे, स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, याद रखना इसको। 16 मई 1946 को योजना बनी, इसके तहत इन्होंने कहा कि भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ठीक है। कार्यपालिका और विधान पालिका होगी, और जो है विषय अपशिष्ट होंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जाएगी, संविधान सभा की स्थापना करेगी, जिसमें 389 सदस्य होंगे। 292 ब्रिटिश प्रांतों के होंगे, 292 देखो यहाँ पर भी बढ़ा के रखा है, 292 हमारे ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, और 93 देसी रियासतों से होंगे, और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से होंगे। अभी मैं आपसे पूछूं भैया, अगर 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र बता दो तो आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, बंगाल, बम्बई, आगरा, एक आप बताना। यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व को चुना जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, इसको याद रख लो, 15, 26, 33, 15, 26, 33, 15 महिलाओं की संख्या थी। अनुसूचित जाति 26 थी, अनुसूचित जनजाति 33 थी। देशी रियासतों को प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर चुना गया, ये हो गया इतना, ठीक है। एक अंतिम सरकार की तत्काल साधारण की भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त होगा। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, इसमें 6 कांग्रेस के पास। महात्मा गांधी के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ योजना थी, ठीक है भैया। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसको मुस्लिम लीग भागीदारी नहीं थी। ये मुस्लिम लीग हर जगह पांव पीछे खींचती नजर आई, ध्यान से सुनना। इनका केवल एक उद्देश्य था, वही जो मार्ले मिंटो हमारा आया था अलग पाकिस्तान का, तब से इनके दिमाग में वही बैठ गया, सांप्रदायिकता। पंडित नेहरू 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य सदस्यों को अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 मुस्लिम सदस्य, लेकिन वो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। इसका उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाना है, सोच लो, ठीक है। अंतरिम सरकार की कार्यपालिका अध्यक्ष इस परिषद लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी एक तो हो गया गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और ये प्रधानमंत्री, तो ये उपाध्यक्ष होगा। यह एक देश की सरकार 2 राष्ट्र चला रहे हैं अंतिम सरकार को। अभी मुस्लिम लीग ने अनुसूचित जाति के हिंदू राजनेता योगेंद्र नाथ मंडल, अनुसूचित जाति से आते थे, योगेंद्र नाथ मंडल, विधि मंत्रालय के रूप में नामित किया गया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि मुस्लिम लीग का पूरा मोटिव यही था कि वो एक अलग पाकिस्तान की मांग करते थे। और जब मार्ले मिंटो आ गया तब से सांप्रदायिक था। रिलीजियस सेग्रीगेशन इज द कॉज ऑफ द डिवाइड द नेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। The 1909 Marle Minto Act implemented that on the basis of the religious segregation we can get the Pakistan। और इस चीज़ को पाकिस्तान मतलब जो मुस्लिम लीग थे उसको अपने ईगो पे ले लिए, बस यही हमारे पास चाह रहा है। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया, देख लो, कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, हैदराबाद के बारे में भी बताता हूँ मैं। माउंटबेटन योजना फिर आती है कितना, 3 जून 1947 को आती है। तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन योजना लाया गया। अब देखो, यही माउंटबेटन जो योजना थी यही सत्यानाश कर दी। ध्यान सुनना, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया गया, ठीक है। राज्यों की सीमा निश्चित करने के लिए पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले से जनमत संग्रह किया गया। बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। सोचो, सुन की चीज़ें ये कितनी अजीब लगे। संविधान सभा 2 भागों में बट जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। डोमिनियन स्टेट जिसे कहती है, आपसे पूछ लो डोमिनियन स्टेट कौन लाया था? लॉर्ड माउंटबेटन। देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी कि वे जिनके साथ चाहे मिल जाएं। देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पे नाम आएगा। अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना रखी सूचना कांग्रेस मुस्लिम दोनों ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में थे ना वल्लभ भाई पटेल। अभी आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृत हो गया। नॉर्मन टी पॉपर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतिहास में शायद ही कोई ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक रहा होगा जो इतना कम समय पर स्वीकार हो गया होगा। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई को आया, 18 जुलाई को मान लिया गया। अब इस अधिनियम में क्या प्रावधान थे, बहुत ध्यान सुनो। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, अलग हो जाएंगे। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट तय करेगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्माता सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ठीक है, 1935 एक्ट के तहत। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ, जिनके नाम से लाइन बन गया रेडक्लिफ। भैया अगर दोनों लोग अलग हो रहे सीमा भी तो निर्धारण करेंगे, तो रेडक्लिफ के नाम पे मान लिया गया। पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। इसीलिए देखो भारत की जो सीमाएं हैं, जब तक संविधान सभाएं संविधान निर्माण नहीं कर लेती तब तक चलता रहेगा ऐसे, लेकिन ब्रिटिश संसद का उसमें वो रहेगा, ठीक है। अभी हम आ गए, अभी मैं सब कुछ ले आया, अभी मैं आ जाऊंगा संविधान सभा। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम संविधान सभा से लेके पूरी समितियाँ कंप्लीट करा के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के, रिवीजन करा के हम इसको भारत का संविधान ही खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।